हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट्स और वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली एक हीट के अमाउंट को डिफाइन करता है। कैसे करता है, देखिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर रखा हुआ है। मैंने लिया इसमें 1 kg वाटर, इसका मास लिया है मैंने, ठीक है। और दूसरा एक और कंटेनर है जिसमें मैंने आयरन लिया, ठीक है। ये कुछ आयरन के ब्लॉक्स हैं, इसका भी जो मास है वो भी 1 kg है। और तीसरा जो लिया उसमें लिया मैंने लेड। ये मेरा है आयरन, ये है मेरा वाटर और ये है मेरा लेड, ठीक है। ये भी मैंने, इसका भी अमाउंट मैंने 1 kg रखा। अभी ये तीनों सब्सटेंस जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए हैं, इनका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इनका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, यानी कि इसका 1 डिग्री से बढ़ाना है इन तीनों सब्सटेंस का। तो इसका अभी कितना कर दिया मैंने, ये T1 टेम्परेचर था इसका, ये मैंने T2 टेम्परेचर बढ़ाया कितना, 26 डिग्री, ठीक है। इसका भी मैंने ये बढ़ा दिया, आयरन का भी 26 डिग्री और इसका लेड का भी कर दिया मैंने 26 डिग्री। अब तीनों में जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो वो कितना हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 केल्विन कह सकते हैं इसको, 1 केल्विन, क्योंकि वो दोनों जब हम डिफरेंस लेते हैं तो केल्विन और डिग्री दोनों ही सेम होते हैं। तो इसमें भी मैंने कितना चेंज इन टेम्परेचर किया है, 1 डिग्री का, और इसमें भी डेल्टा टी है जो है 1 डिग्री का है। तो मुझे इनका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए, अगर इनका अमाउंट जो है 1 kg है, वो कितनी हीट लगेगी। तो इसकी अगर मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता हो तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4186 जूल पर kg केल्विन, ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं इसको। और जो आयरन की होती है स्पेसिफिक हीट वो होती है C = 450 जूल पर kg केल्विन। और जो लेड है इसकी होती है C = 130 जूल पर kg केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, अगर मेरे पास सब्सटेंस है उसका अगर मैंने 1 kg अमाउंट लिया या फिर 1 ग्राम लिया, तो 1 kg अमाउंट को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिप्रेजेंट करती है मेरी स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यानी कि अगर मुझे 1 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे 4186 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। और अगर वहीं आयरन के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है 1 kg सब अमाउंट को, तो मुझे 450 जूल देनी पड़ेगी, और सबसे कम मुझे लेड में देनी पड़ेगी। मोस्टली जो सब्सटेंसेज होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हीट स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है वाटर की होती है, जो कि 4186 जूल होती है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में होता है। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे आयरन को पिघलाना है। अब आयरन को पिघलाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मुझे कोई शेप में कुछ भी बियरिंग या कुछ भी बनाना है, तो आयरन को पिघला के मुझे कोई भी एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो अब मुझे पता करना है कि मुझे आयरन को पिघलाने के लिए कितने अमाउंट की हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि आयरन की स्पेसिफिक हीट जो है वो 450 जूल, अगर मुझे 1 डिग्री से चेंज करना है। अब मुझे इसका टेम्परेचर मान लीजिए 1000 डिग्री से चेंज करना है, तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा मेरे पास अमाउंट कितना है। मान लीजिए कि मेरे पास 10 kg आयरन है, उसको मैंने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है। जस्ट इमेजिन करो 500 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, हीट की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी। अगर मुझे 1 kg के लिए 1 डिग्री चेंज करने के लिए 450 जूल लगती है, तो 10 kg आयरन के टेम्परेचर को अगर मुझे 500 डिग्री चेंज करना है तो क्या करूँगा, मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 450 इंटू 10 kg, ठीक है, इंटू कितना टेम्परेचर चेंज करना, मान लेते हैं कि 500 डिग्री से चेंज करना है, तो 500 इंटू 500 हो जाएगा। तो ये मेरी एनर्जी निकल आएगी या फिर हीट निकल आएगी। तो अब जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हम 2 तरह से मेज़र करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को मैं हीट या तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी दे सकता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी दे सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है, ये बेसिकली गैसेस के लिए डिपेंड करता है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इन दोनों पे गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं CP बात करूँ, एक होती है CP और एक होती है CV, यानी कि जो भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या होती हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है, मेरे पास एक सिस्टम है, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मैंने डेल क्यू अमाउंट की हीट को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और इसका जो मास है वो है डेल एम,
बहुत छोटा सा मास है, और इसका जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो डेल्टी हुआ, या फिर इसको dt बोल सकते हैं। इसका टेम्परेचर जो चेंज हुआ वो dt से चेंज हुआ। तो ये जो सिस्टम है, ये इसने जब मैंने हीट दी इसमें डेल क्यू, तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, और ये है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम ने कोई पीडीवी वर्क किया, डूइंग पीडीवी वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको मास से डिवाइड करूँ, इसके पर यूनिट मास में लिखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको डेल क्यू बाय डेल एम इज इक्वल्स टू, ये डेल, ये कैपिटल यू था तो ये स्मॉल यू हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा डी यू, और प्लस पी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डेल क्यू अपॉन डेल एम ये मेरा निकाला मैंने एट प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अगर ये यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो डी यू प्लस डी पी वी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन को एक साथ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा मेरा u प्लस पी वी, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी प्लस p इंटू वी ये क्या होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा मेरा डी के बराबर। ये मतलब डेल क्यू बाय डेल एम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है मेरा एंथैल्पी के बराबर, ठीक है। ये मुझे एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हमें पता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो मेरा जो सब्सटेंस था उसकी सीपी की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी मेरी, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास डेल एम टू रेज द टेम्परेचर बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डेल क्यू बाय डेल एम किसके बराबर है मेरा, डी एच के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एच बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे मेरी जो एंथैल्पी है वो दो वेरिएबल्स की फंक्शन हो सकती है, इसलिए मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखूंगा। तो जो मेरा सी पी हो जाएगा वो हो जाएगा डेल एच बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एच विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सी वी आती है वो आती है डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी सिंपल है। यहाँ पे ये जो सिस्टम पीडीवी वर्क कर रहा था वो एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहा था, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेगा। अगर इसकी बात करें हम, अगर ये सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मेरा जो डेल क्यू बाय डेल एम आएगा एट v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीडीवी वर्क क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा मेरा डी यू के बराबर, ठीक है। डेल क्यू बाय डेल एम एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा आ जाएगा इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर। तो यहाँ पे ये जो सी पी है, यहाँ पे सी वी की जगह में क्या हो जाएगा मेरा, डेल क्यू बाय डेल एम एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय डेल्टा टी, या फिर इसको डेल टी लिख सकता हूँ, डी टी कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। डेल क्यू बाय डेल एम एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मेरा डेल यू के बराबर हो जाएगा, तो सी भी मेरा जो आ जाएगा वो हो जाएगा डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये मेरी स्पेसिफिक हीट्स आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें पता है कि जो सी पी जो है वो बड़ा होता है सी वी से। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट देते हैं तो वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर को रेज करने के लिए, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी सिस्टम को अगर आप हीट देते हैं तो वही सेम चेंज करने के लिए उसके टेम्परेचर को आपको कम हीट देनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप कुकर में जब कोई भी चावल या दाल पकाते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे पकाते हैं, क्योंकि आप जब उसका ढक्कन लगाते हैं तो वॉल्यूम को भी एक्सपांड नहीं करता उस सिस्टम का, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आपकी जो सब्ज़ी या फिर जो भी कोई दाल या चावल पका रहे हैं तो वो आसानी से पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। जबकि आप अगर ढक्कन खोल के पकाते हैं सब्ज़ी को तो वो आप कांस्टेंट प्रेशर पे पका रहे होते हैं।
तो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर के कारण उसमें आपको अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज करने के लिए। तो इसीलिए जो CV होता है वो कम होता है और CP ज़्यादा होता है। CP और CV में कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं रखना है, ये सिंपल स्पेसिफिक हीट्स को डिफाइन करते हैं। यानी किसी सब्सटेंस के 1 kg अमाउंट के सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितनी अमाउंट की हीट देनी पड़ेगी, ये हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। जैसे ये सिंपली जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हो तो वो आपको पर केजी में रेट देता है, यानी कि 20 रुपये किलो। अब आपको जितने भी चाहिए, आपको 10 किलो चाहिए तो आप सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सब्जी वाला आपको स्पेसिफिक रेट बताता है ना, वो ऐसे तो नहीं बोलता ना कि 10 kg टमाटर का रेट 100 रुपये है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगा। 1 kg का निकालोगे, फिर उस 1 kg में आपको जितने चाहिए उसका मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए वो यूनिट मास का आपको रेट देता है। वैसे ही जो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, ये यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमें, वो सिंपली बताता है। तो ये जो हमारी स्पेसिफिक हीट है ये कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं कि हम वर्क और हीट का ट्रांसफ़र इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो अब हम देखने वाले हैं वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र इन डिफरेंट प्रोसेसेस ये पढ़ने के लिए हम सिंपली एक सेटअप लेंगे और उस सेटअप से ही सारी की सारी जो डेरिवेशन है वो देखेंगे और समझेंगे कि हर एक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होती है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो सिंपल मैं एक सेटअप ले रहा हूँ, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है मेरा, ठीक है। इसमें कुछ गैसेस ट्रैप्ड हैं और ये जो है ये सिस्टम की बाउंड्री है। ये क्या है, मेरी बाउंड्री। ये मेरा पिस्टन है जो कि मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हर एक प्रोसेस के लिए इसकी कंडीशन अलग अलग होगी। सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या फिर इसको कहते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसोकोरिक। अब कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा मेरे सिस्टम का। अब ये मेरा जो सिस्टम है गैस है, अब इसके सिस्टम की जो बाउंड्री है, ये 3 बाउंड्रीज तो फिक्स हैं। ये पहली बाउंड्री, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो फिक्स हैं। बट ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये मूवेबल बाउंड्री है। बट क्योंकि ये मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो मैं क्या करूँगा, इस पिस्टन को भी फिक्स कर दूंगा, मतलब कि ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ हीट दूंगा, क्यू अमाउंट की मैं हीट दे रहा हूँ इसको। और ये जो सिस्टम है वो स्टेट 1 में है और ये चेंज हो जाता है, स्टेट 2 में पहुंच जाता है, कुछ स्टेट 2 है। अब ये स्टेट 2 हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी, जैसे कि अभी मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने प्रोसेस ली है तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, बट इसमें और भी तो चेंजेस होंगे कुछ ना कुछ। तो ये स्टेट 2 में कुछ पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगी स्टेट 2 हर एक प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। अब मैंने क्यू अमाउंट की हीट दी और ये कुछ स्टेट 2 में पहुंच गया। तो आपको सबसे पहले चीज़ याद रखनी है कि ये जितनी भी प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं ये सारी की सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होंगी और ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होंगी और सारी की सारी पीडीवी वर्क कर रही होंगी। पीडीवी वर्क के अलावा और कोई भी वर्क का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोसेस में वर्क की। तो वर्क, क्योंकि ये प्रोसेस जितनी भी हैं वो पीडीवी वर्क कर रही होंगी तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क क्या होगा, मेरा पीडीवी के बराबर होगा, ठीक है। अब क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है मेरा तो डी भी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस 1 2 मतलब अमाउंट ऑफ वर्क इन दिस प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा मेरा 0। वर्क डन तो क्या आएगा मेरा 0 आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ये दिख भी रहा है क्योंकि अगर ये पिस्टन मेरा मूव ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है मैंने, तो वर्क तो क्या होगा मेरा 0 होगा। अब बात करते हैं हम इसका, अगर पीवी डायग्राम के ज़रिए हम देखें तो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मेरी प्रोसेस क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। ये स्टेट मेरी 1 होगी और ये स्टेट 2 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ तो प्रेशर इसका बढ़ रहा है बट वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट है। तो एरिया अंडर द, तो और वर्क की डेफिनेशन एक और क्या होती है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम वो तो क्या है 0 है, जो क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 जो कि मेरा 0 है। तो पीवी डायग्राम से भी हम वर्क निकाल सकते हैं, वो भी 0 आएगा। और जो हमारी फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा पीडीवी वर्क होता है वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज क्या होगा 0, तो वर्क तो मेरा 0 आ गया पीडीवी के लिए। अब बात करते हैं हम हीट की। हीट कितनी होगी इस प्रोसेस के लिए, यहाँ पे हम वर्क और हीट दोनों के जो इंटरेक्शन है वो साथ में समझते जाएंगे। इससे होगा क्या है कि हमें हीट और वर्क दोनों में क्या चेंजेस आते हैं या फिर हर एक प्रोसेस के लिए क्या होता है वो और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। अब हीट के लिए मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लिखना पड़ेगा, जो होगा अगर मैं स्मॉल प्रोसेस के लिए बात करूं तो वो होगा del Q विल बी du प्लस पी डी वी,
ठीक है, ये होगा क्योंकि पीडीवी वर्क तो ज़ीरो है, मेरा चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो मेरा जो अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू क्या हो जाएगा मेरा इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर, जिसे मैं लिख सकता हूँ अगर मैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए बात करूँ तो मेरी जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो होगी मेरी डेल्टा यू, यानी कि U2 माइनस U1, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी हमने देखा था कि जो CV होता है वो होता है डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से डेल यू निकालूँ तो डेल यू क्या आएगा मेरा, वो होगा डी यू इज इक्वल्स टू होगा mCV dt, क्योंकि ये पर यूनिट मास था। अगर मुझे टोटल, अगर मेरा जो सब्सटेंस है उसका मास m है तो उसके लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी mCV dt। तो यहाँ पे भी जो मेरा U2 माइनस U1 डेल्टा U है, इसको मैं डेल्टा U मेरा क्या हो जाएगा mCV डेल्टा T, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ mCV डेल्टा T। तो अगर मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके लिए वर्क डन तो ज़ीरो होगा, बट हीट किस में चेंज हो जाएगी, हीट डायरेक्टली चेंज होगी इंटरनल एनर्जी में, और जो बराबर होती है mCV डेल्टा T के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर या फिर आइसोबारिक प्रोसेस। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे होंगे हम। जैसे ये मेरा सिस्टम है, इसमें ये जो मेरा, अब मैंने क्या किया है, इस बाउंड्री को मूवेबल कर दिया, मेरी जो पिस्टन है। अब जब मैं हीट का अमाउंट इसमें दूंगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से इसका प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। बट मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पिस्टन है, इस पिस्टन को स्मॉल मूव करा दिया करूँगा, मतलब इसको फ्रीली छोड़ दूंगा। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ा थोड़ा, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो हर एक स्टेट स्मॉल स्टेप्स में ये प्रोसेस 1 से 2 में गया होगा। क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, बट इसके लिए वॉल्यूम ने उसको कंपेंसेट कर दिया, तो फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसका, तो इसका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब कि हमारा जो पिस्टन है वो मूव कर सकता है। तो इसके लिए अगर मैं वर्क की बात करें सबसे पहले, तो इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, वो होगा, क्योंकि अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूँ तो वो तो होगा मेरा PdV, ठीक है। अब अगर मैं इसको टोटल वर्क निकालूं फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 में जो कंप्लीट प्रोसेस के लिए, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PdV, ठीक है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को मैं बाहर निकाल सकता हूं, और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन हो जाएगा dV का इंटीग्रेशन, जो कि है V1 to V2, ठीक है। अब अगर मैं इसके वैल्यूज़ को पुट करूं तो वो हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए P1 और P2 तो बराबर होगा, P1 इज इक्वल्स टू P2 इक्वल टू P होगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं P1 इंटू V2 माइनस V1। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए मेरा वर्क डन आ गया। तो अब बात करते हैं हम हीट की। तो हीट के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी। स्मॉल प्रोसेस के लिए डेल क्यू क्या होगा मेरा, du प्लस PdV, ठीक है। ये होगा क्योंकि ये PdV में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को इस डिफरेंशिएशन के अंदर भी ले जा सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा P इंटू V। अब इसको मैं डिफरेंशिएशन को दोनों को साथ में लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा du प्लस PV के बराबर। तो U प्लस PV ये मेरा किसके बराबर होता है, एंथैल्पी के। तो डेल Q विल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा DH। अभी हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, वो होता है डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं डेल H निकालूँ तो वो हो जाएगा DH विल बी CP dt, ठीक है। अब अगर मैं कैपिटल H के लिए निकालूं, यानी कि इसका मास अगर m है इस सब्सटेंस का, तो वो हो जाएगा मेरा DH विल बी mCP dt। और इसका अगर मैं फुल प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा H निकालूं तो वो डेल्टा H जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा mCP डेल्टा T। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ हीट, अगर मैं टोटल हीट की बात करूँ Q की, तो वो क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा H के बराबर, और डेल्टा H क्या हो जाएगा मेरा mCP डेल्टा T। तो ये हो गया मेरा हीट का इंटरेक्शन। यानी कि अगर मेरी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उसके लिए वर्क क्या होगा, P इंटू V2 माइनस V1, या फिर इसको P1 या P2 लिख सकते हैं इंटू V2 माइनस V1। और जो हीट होगी वो हीट कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगी, एंथैल्पी में चेंज हो जाएगी, जो कि बराबर होगी mCP डेल्टा T के बराबर। अब बात करते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस की, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस की।
अब कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस में क्या होगा कि जब भी हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक सब्सटेंस है, ये जो गैस है, इसमें हीट दे रहे हैं बट कांस्टेंट इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। तो उसको कुछ ऐसे समझिए जैसे कि टेम्परेचर को आप बाइक चला रहे हैं और आपकी बाइक की स्पीड से कंपेयर करना। आपकी जो बाइक में हैंड में जो रेस होती है उसको आप हीट से कंपेयर करो और जो बाइक की स्पीड है उसको टेम्परेचर से कंपेयर करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बाइक की स्पीड आप मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो हैंड रेस है उसको तो आपको बढ़ाना है बट गाड़ी की स्पीड ना बढ़े, तो आप क्या करेंगे, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। किसके साथ? क्लच के साथ। आपकी स्पीड जैसे ही आप रेस की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी तो आप क्या करोगे, स्लोली क्लच को दबा लोगे, यानी कि हाफ क्लच में चलाओगे या जितना भी अमाउंट में आपको लग रहा है कि स्पीड बढ़ रही है आपकी, तो आप थोड़ा सा क्लच को दबा लोगे तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो वैसे ही स्पीड को आप टेम्परेचर से कंपेयर करो और जो हीट है वो आपकी जो हैंड रेस है उससे कंपेयर करो। अब यहाँ पे हम हीट तो दे रहे हैं और यहाँ पे जो क्लच है वो क्लच है हमारा वॉल्यूम और प्रेशर का कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे ही हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही बढ़ने की कोशिश करेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा और प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहे। इस प्रोसेस को मैन्युअली ही कराते हैं हम, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है तो इसका मैंने ये जो पिस्टन है, पिस्टन को थोड़ा सा मूव करा दिया, उसी अमाउंट में मूव करा है कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो कांस्टेंट रहे, जो कि इनिशियली टेम्परेचर था। तो ये प्रोसेस होती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि मान लेते हैं कि ये प्रोसेस हुई 1 से 2 में कोई प्रोसेस हुई तो उसमें जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, सबसे पहले तो वो देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या होती है, PV इक्वल टू होती है हमारी mRT के बराबर। तो क्योंकि मेरा टेम्परेचर, अगर मेरी ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो टेम्परेचर तो मेरा क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है मेरा, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी ये तो मेरी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि PV बराबर है मेरा कांस्टेंट के, यानी कि P1 इंटू V1 बराबर होगा P2 इंटू V2 के। इस प्रोसेस के लिए अगर मैं वर्क की बात करूं तो वो वर्क तो मेरा क्या होगा, स्मॉल वर्क की बात करें तो डेल W जो कि होगा मेरा PdV के बराबर होगा। अब टोटल वर्क की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है उसको मुझे वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रेशर को लिख सकता हूँ मैं CYV इंटू DV V1 टू V2। अब C तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन क्या होगा, LNV, तो ये हो जाएगा मेरा CLNV। यहाँ पे लिमिट जो होंगी वो V1 से V2 हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये जो मेरा आएगा वो आ जाएगा मेरा CLNV2 बाय V1, ठीक है। अब यहाँ पे C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 भी लिख सकता हूँ, P2 V2 भी लिख सकता हूँ या फिर PV भी लिख सकता हूँ। तो मेरा वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा P1 V1 ln V2 बाय V1। और V2 बाय V1 को अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से V2 बाय V1 हो जाएगा मेरा P1 बाय P2 हो जाएगा, ठीक है। तो V2 बाई V1 को अगर मुझे प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, यानी कि आपको स्टेट 1 और स्टेट 2 में सिर्फ प्रेशर का चेंज दिया है कि P1 इनिशियली प्रेशर इतना था, फाइनली इतना हो गया, तो आपको वर्क निकालना है। और अगर आपको वॉल्यूम दिया है कि इनिशियली वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, तो आप क्या करेंगे, V2 बाई V1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 ln P1 बाय P2। तो ये हो गया मेरा वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें हीट कितनी होगी। तो अब हम बात करते हैं इसमें हीट की। तो जब भी हीट की बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस के लिए मैं क्या लिखाऊंगा, डेल क्यू विल बी इक्वल टू DU प्लस PdV। अब क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये जो मेरा U है ये फंक्शन ऑफ T होता है, U इज ए फंक्शन ऑफ T, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो मेरा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो मेरा डेल क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा PdV के, ठीक है, समझ गए। अब क्योंकि PdV जो मैंने अभी निकाला है मेरा, अगर मैं प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस के लिए अगर बात करूं उसमें अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, तो Q विल बी इक्वल टू PdV इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट V1 टू V2, या फिर इसको स्टेट 1 से स्टेट 2 में भी बोल सकता हूँ मैं। तो स्टेट 1 से PdV जो मेरा वर्क आया वो कितना है, ln P1 V1 ln V2 बाय V1। यानी कि अगर मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस है,
या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, उसमें जो मैं हीट देता हूँ वो कम्प्लीटली वर्क में चेंज हो जाती है। यानी कि ये जो मेरा वर्क होगा वो बराबर होगा अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यानी कि Q और W ये दोनों के दोनों बराबर होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखिए, जैसे हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है उसमें जो वर्क होता है वो तो ज़ीरो होता है, और जो हम हीट देते हैं वो कम्प्लीटली किस में चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी में। और जो मेरी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो मेरा वर्क होता है वो होता है P इंटू V2 माइनस V1, और उसमें जो हीट होती है वो हीट किस में चेंज होती है, कम्प्लीटली एंथैल्पी में चेंज हो जाती है। और जो मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें जो मैं अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ वो कम्प्लीटली किस में चेंज होती है, वर्क में। तो एक में हीट किस में चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी में, एक में हीट किस में चेंज होती है, कम्प्लीटली एंथैल्पी में, और एक दूसरी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है इसमें जो हीट कम्प्लीटली किस में चेंज होती है, वर्क में। तो ये तीन प्रोसेस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक कि हीट वर्क इन तीनों में किस तरह से वेरी करते हैं। अब जो फोर्थ हमारी प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कि हीट का इंटरेक्शन ज़ीरो हो, यानी कि कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं ये जो मेरी बाउंड्री है, ठीक है, सिस्टम की, इस सिस्टम की बाउंड्री को अगर मैं इंसुलेटेड कर देता हूँ, इंसुलेटेड कर दिया मैंने, यानी कि कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे Q और जो मेरी हीट है उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरी ये क्या हो जाएगा, सिस्टम मेरा एडियाबैटिक सिस्टम हो जाएगा। और अगर ये एडियाबैटिक सिस्टम हो गया, अगर मैंने इसकी बाउंड्रीज को इंसुलेटेड कर दिया और ये प्रोसेस ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो ये क्या कौन सी प्रोसेस होगी, मेरी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मुझे सबसे पहला हीट का इंटरेक्शन तो मुझे पता ही चल गया। हीट जो होगी वो तो मेरा हीट का इंटरेक्शन तो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही है एडियाबैटिक, मतलब कि हीट का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अब मुझे निकालना है वर्क कितना होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P और V में जो रिलेशन होता है वो होता है मेरा PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं हम P1 V1 गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अब मुझे क्योंकि वर्क निकालना है तो वर्क क्या होगा मेरा, डेल W जो होगा वो होगा P dV, क्योंकि P dV वर्क ही हो रहा है सब में। तो अगर मैं कंप्लीट वर्क की बात करूँ तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम 1 to 2। अब यहाँ पे प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस गामा की टर्म में लिख सकता हूँ, तो वो लिख सकता हूँ मैं P1 V1 टू पावर गामा बाय V की पावर गामा, ये लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इंटू dV। ठीक है, अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरा, P1 V1 गामा, ये तो मेरा बाहर आ गया। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, V की 1 बाय V की पावर गामा इंटू dV। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम V1 टू V2। अब अगर मैं V1 और V2 की इसमें वैल्यू पुट करूं और इसको सॉल्व करूं, वो आप करके देख लेना, तो ये मेरा आ जाएगा P1 V1 माइनस, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। ये मेरा आ गया वर्क आ गया। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी उसमें जो हीट का इंटरेक्शन वो तो ज़ीरो होगा, अमाउंट ऑफ Q विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और जो मेरा वर्क होगा, अगर मेरा स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है सिस्टम, तो वर्क जो होगा वो होगा P1 V1 माइनस P2 V2 इंटू डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये मेरा आ गया वर्क का फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मेरा PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको लिख सकता हूँ P1 V1 n इक्वल टू P2 V2 की पावर n। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होगा, डेल W विल बी इक्वल टू P dV। अगर इस कंप्लीट वर्क की बात करें तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम स्टेट 1 to 2। ठीक है, प्रेशर को अगर मैं P को अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखूं तो वो क्या लिख सकता हूं मैं, प्रेशर को लिख सकता हूं मैं P1 V1 की पावर n डिवाइडेड बाय V की पावर n इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इंटू dV। अब इससे पहले ही हम देख चुके हैं वर्क का फॉर्मूला कि वर्क का हमने कैसे निकाला था डेरिवेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वहाँ पे क्या था, n की जगह सिर्फ गामा था। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आएगा वर्क का, वहाँ पे गामा की जगह हम सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ n हो जाएगा। तो जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, ये मेरा आ गया वर्क का फॉर्मूला फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब बात करते हैं हम हीट की।
तो एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक में सिर्फ वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो सिमिलर होता है। एडियाबेटिक में क्या होता है, वहाँ पे गामा एन की जगह क्या होता है गामा, और पॉलीट्रॉपिक में गामा की जगह क्या होता है एन होता है। बट हीट का इंटरेक्शन दोनों के लिए अलग होता है। एडियाबेटिक के लिए हीट क्या होती है, जीरो होता है हीट का इंटरेक्शन, और जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इसके लिए हीट का इंटरेक्शन क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। और यहाँ पे n की वैल्यू बता दूं मैं, जो n होता है वो इन्फिनिटी से तो छोटा होता है बट 0 से बड़ा होता है, ये n की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हीट के इंटरेक्शन की। तो यहाँ पे मैं सिंपली वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा P1 V1 की पावर n इक्वल टू P2 V2 की पावर n इक्वल्स टू PV की पावर n, ठीक है। ये इसका कंडीशन है। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम हीट की। तो हीट का इंटरेक्शन क्या होगा, डेल Q विल बी इक्वल टू du प्लस PdV, और अगर कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो वो Q हो जाएगा मेरा डेल्टा U प्लस ये हो जाएगा मेरा PdV का इंटीग्रेशन 1 to 2। PdV का इंटीग्रेशन, ये वर्क डन अभी हम देख चुके हैं, वो कितना है P1 V1, ये हो गया मेरा कितना P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और जो मेरा डेल्टा U है ये हम देख चुके हैं, डेल्टा U जो होता है मेरा वो होता है mCV इंटू T2 माइनस T1 डेल्टा T mCV dt, ठीक है। अब CV का जो फॉर्मूला है एक और हमें पता है, वो होता है R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और जो CP होता है वो होता है गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब ये कैसे आता है ये हम आगे देखेंगे, अभी ये याद रखिए कि जो CV होता है वो होता है R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा U की जगह मैं ये फॉर्मूला रख दूँ मेरा mCV इंटू T2 माइनस T1, और CV की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ R बाय गामा माइनस 1, तो ये मेरा हो जाएगा m इंटू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, और P1 V1 माइनस P2 V2 की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ PV इक्वल्स क्या होता है मेरा MRT, तो P1 V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं MR इंटू T1, और P2 V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं MR इंटू T2, ये लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे P1 V1 की जगह MR T1 MR T2 लिखा, तो MR मैंने कॉमन ले लिया, तो M इंटू R, तो अंदर क्या बचेगा T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब इस सारी इक्वेशन को मैं अगर रिजॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ अच्छे से, तो मुझे क्या मिलता है, जो हीट जो है वो मिलती है, ये आ जाएगा मेरा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये मेरा आता है हीट का इंटरेक्शन फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1 है, यही मेरा क्या है, वर्क है। तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं सारे के सारे इस इक्वेशन को मिटा के अब सिर्फ हीट लिखूं, तो हीट क्या आ रहा है मेरा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो यहाँ पे यही क्या है मेरा, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। तो हीट क्या आ जाएगा मेरा, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंटू गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये आ गया मेरा हीट का इंटरेक्शन। तो सारी की सारी प्रोसेस के लिए हम हीट और वर्क का इंटरेक्शन देख चुके हैं। अब एक साथ एक पूरी लिस्ट बनाते हैं हम, वर्क और हीट क्या क्या होती है हर एक प्रोसेस के लिए, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क और यहाँ पे देखेंगे हम हीट। अब सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर या फिर आइसोबारिक, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर या फिर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो वर्क होता है वो होता है P इंटू V2 माइनस V1, और जो हीट होता है, हीट किस में चेंज होता है, कम्प्लीटली एंथैल्पी में चेंज होता है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा H, जिसको लिख सकता हूँ मैं mCp डेल्टा T। और अब बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो मतलब कि कोई PdV वर्क ही नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क का इंटरेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। और जो हीट होती है वो हीट किस में चेंज होती है, कम्प्लीटली इंटरनल एनर्जी में, यानी कि जो है वो डेल्टा U के बराबर होती है हीट। हीट क्या हो जाएगा, mCv डेल्टा T, ये मेरा है हीट का इंटरेक्शन, और ये है मेरा वर्क। अब बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें जो हीट होती है वो कम्प्लीटली किस में चेंज होती है, वर्क में। और जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P1 V1 ln V2 बाय V1, और अगर प्रेशर के टर्म में लिखूं तो वो हो जाएगा P1 V1 ln
P1/P2। और जो हीट होती है वो किस में चेंज हो जाती है, कम्प्लीटली वर्क में। तो ये सेम ही फॉर्मूला हो जाएगा इसका भी, P1V1 ln V2/V1। अब बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम हमारा इंसुलेटेड होता है, यानी कि हीट का इंटरेक्शन ही नहीं होता है। तो हीट तो क्या हो जाएगी मेरी, ज़ीरो, हीट का इंटरेक्शन ज़ीरो। और वर्क डन क्या होता है इसमें, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता है मेरा, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय n-1। और जो मेरा हीट का इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। वर्क डन पॉलीट्रॉपिक क्या है मेरा, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये सारी प्रोसेसेस के लिए हमारा वर्क और हीट का इंटरेक्शन हम देख चुके हैं क्या होता है। तो बस ये याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो हीट होती है वो कम्प्लीटली चेंज किस में होती है, एंथैल्पी में। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हीट होती है वो कम्प्लीटली चेंज किस में होती है, इंटरनल एनर्जी में। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें जो हीट चेंज किस में होती है, कम्प्लीटली वर्क में चेंज हो जाती है। और एडियाबैटिक के लिए जैसे कि सिस्टम कह ही रहा है कि हीट का इंटरेक्शन ही जीरो है, तो हीट तो क्या होगी, जीरो होगी। और वर्क डन जो होगा वो P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इन दोनों के लिए वर्क तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, सिर्फ गामा आ जाएगा, पॉलीट्रॉपिक के लिए सिर्फ n-1 आ जाएगा। हीट एडियाबैटिक के लिए ज़ीरो, और जो पॉलीट्रॉपिक है उसमें वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू सिर्फ गामा माइनस n बाय गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये सारे का सारा हम हीट और वर्क का इंटरेक्शन देख चुके हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़ी सी बात करेंगे हम पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के बारे में, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम वो उसकी बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।